जय हिंद गाइस। जैसे कि हमने आपको बोला था कि टेस्ट का जो वीडियो लेक्चर है हम अपलोड करेंगे, तो अभी इसमें हम क्या करने वाले, जो भी क्वेश्चंस आपको हमने पोस्ट किए थे पेपर में, वो क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको हम बताएंगे एंड उसका ग्रेडेशन भी आपको हम बताएंगे। एंड देन आपने ये देखना है कि आपने किस तरह इसको कंप्लीट किया है एंड उसको फिर आपने एनालाइज करके आपका मार्क्स जो है वो बाद में व्हाट्सएप करने हैं। ठीक है, आपने पूरा चेक कर लेना है वीडियो एंड वीडियो के हिसाब से आपके आंसर्स टैली करने हैं, आपके डायग्राम्स को टैली करना है एंड देन उसके बाद आप फिर देखेंगे और आंसर्स कितने आपके सही है उसके हिसाब से आप मार्क्स देंगे, सेल्फ वैल्यूएट करेंगे एंड देन जो भी आपका फाइनल स्कोर बनता है वो आप व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। टॉपिक का नाम था अपना लाइफ प्रोसेस, थर्ड टेस्ट, मार्क्स 20। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट डू यू मीन बाय कीमोसिंथेसिस? व्हाट डू यू मीन बाय कीमोसिंथेसिस? तो कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या? क्वेश्चन नंबर 1 मार्क के लिए। तो यहां पे द प्रोसेस इन विच organism synthesize its own food by using chemical that process is called chemosynthesis. That process is called chemosynthesis. The process in which organisms synthesize their own food by the use of chemical. By the use of chemical. अब जब कोई organism, when the organism synthesize their own food in presence of light, they are photoautotrophs. So they are performing photosynthesis. But ये एक ऐसा synthesis है जिसमें the organism is synthesizing their own food by using chemical. तो ये ऑटोट्रॉप्स है, बट ऑटोट्रॉप्स में भी क्या है, ये कीमो ऑटोट्रॉप्स। सो बेसिकली दिस इज नोन एज कीमोसिंथेसिस। अब इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं एज सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया इसका एग्जांपल है, या फिर आप नाइट्रोजन बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, वो भी इसका एग्जांपल है। तो अगर आपका ऐसा आंसर आता है तो आप 1 मार्क ऐसा लेंगे। ठीक है, देन यू कैन टेक 1 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यू विल गेट 1 मार्क इफ द आंसर इज दिस वे। ऐसा अगर आप लिखते हैं तो आपको 1 मार्क पक्का मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपका कीमोसिंथेसिस हो गया, कीमोसिंथेसिस। देन उसके बाद एग्जाम्पल 2 में से एक भी चलेगा। ठीक है, एनी वन शुड बी देयर। और अगर एग्जाम्पल आप नहीं लेते हो तो, या नहीं लिखा है तो आप हाफ मार्क देंगे, एग्जाम्पल का हाफ मार्क कट करेंगे। डिफाइन पैरासाइट्स। डिफाइन पैरासाइट, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन पैरासाइट। अब क्वेश्चन नंबर 2, the organisms which are dependent on others for their food requirement are called as parasites. Are called as parasites. So what are parasites? These are the organisms which are dependent on others for their food requirement. That means they are dependent on host. So आप ये भी लिख सकते हैं, the organisms which are dependent on host for their food requirement
are called as parasites, which can be of two type. Number one, ectoparasite, and number two, एंडोपैरासाइट. ठीक है, तो आप अगर ये आंसर लिखते हो तो डेफिनेटली आपको 1 मार्क मिलेगा. ये आप नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने लिखा है तो इट्स डेफिनेटली वेरी गुड. तो द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स. तो ये आपका अगेन हो जाएगा 1 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, अब उसके बाद आप अगर देखें तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन. अब अगर हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम की, it is the amount of blood pumped by each ventricle during ventricular systole. ये आपका डेफिनेशन है, ये आपका डेफिनेशन है. अब स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन जो है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आएगा, दैट इज 70 ml. ठीक है, 70 ml आपका स्ट्रोक वॉल्यूम का वैल्यू होता है. ठीक है, आप अगर देखिए तो द वैल्यू इज 70 ml. The amount of blood pumped by each ventricle during the ventricular systole is called as stroke volume, and the value for stroke volume is 70 ml. ठीक है, और एक दूसरा होता है कार्डियक आउटपुट. क्या होता है कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट की अगर बात करें तो वो अलग होगा, दैट विल बी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, दैट विल बी 70 into 72, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स. अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये ऐसा आप अगर लिखते हैं सॉरी तो इसको आप 1 मार्क देंगे. आपके मार्क्स बताना भूल गए थे हम. ये 1 मार्क क्वेश्चन हो गया आपका. अब जो अगला पॉइंट है आपका, डिफाइन एक्सक्रीशन. डिफाइन एक्सक्रीशन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ removal of, it is the process of removal of toxic nitrogenous waste outside the body, outside the body. So what is excretion? It is a process of removal of toxic nitrogenous waste outside the body. तो excretion का definition क्या बन रहा? It is a process of removal of toxic nitrogenous waste, toxic nitrogenous waste outside the body. तो ये जो process है इसको हम क्या बोल रहे हैं? As excretion. इसको हम क्या बोल रहे हैं? As excretion. तो ये अगर आप लिखते हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट. ये वर्ड अगर आपका आता है तो एकदम करेक्ट आपका आंसर आएगा, बिकॉज ये वर्ड आना बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें. तो ये आपको देगा अगेन 1 मार्क, ये आपको देगा अगेन 1 मार्क. अब आप देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड एज. वो अपना जो पंपिंग मशीन होता है, तो आप देख रहे हैं कि ये डिवाइस का नाम क्या है, SPHY, स्पिग मो मैनोमीटर, स्पिगमो मैनोमीटर. ऐसा ही आपका आंसर होना चाहिए. तो आप देख रहे द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड एज स्पिगमो मैनोमीटर. डिवाइस कॉल्ड एज स्पिगमो मैनोमीटर. ठीक है,
हार्ट बीट जो मेजर करने का डिवाइस होता है दैट इज स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट के लिए क्या है? स्टेथोस्कोप। बट अगर आप ब्लड प्रेशर की बात करें तो स्पिग्मोमैनोमीटर। तो आप देख रहे हैं अगेन यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 1 मार्क। अगेन आपको क्या मिल जाएगा? 1 मार्क। सिंपल सिंपल क्वेश्चन एकदम। आप देख रहे हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें इसमें नहीं हो रही। अब हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन ब्लड। एकदम सिंपल, डिफाइन ब्लड। ब्लड क्या है? इट इज अ रेड कलर फ्लूइड विस्कस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ रेड कलर फ्लूइड विस्कस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या हो गया आपका? ब्लड। ये आप लिखते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 1 मार्क का। सिंपल है। इट इज रेड कलर फ्लूइड विस्कस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ रेड कलर फ्लूइड विस्कस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ ब्लड। इस पे आपको मिल जाएंगे कितने मार्क? 1 मार्क। कितने मार्क? 1 मार्क। अब अगला क्वेश्चन ये है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब अगर हम बात करें ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के डिफ्रेंसिएशन की, तो पहले तो आप दो पार्टीशन बना लेंगे। एक रहेगा आपका ब्रीदिंग का, और एक रहेगा आपका रेस्पिरेशन का। अब ब्रीदिंग की अगर बात करें तो आपने बोलना है इट इज द प्रोसेस ऑफ inhalation. Breathing का definition, breathing it is a process of inhalation and exhalation. ये एक पॉइंट। उसका रेस्पिरेशन का पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव breakdown of food molecule in, it is a process of oxidative breakdown of food molecule in order to release energy, in order to release energy. Next differentiation रहेगा, it is a mechanical process, it is a mechanical process. और एक रहेगा it is a chemical process. आप देख रहे हैं कि ब्रीदिंग मैकेनिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग इज अ वॉलंटरी एक्शन, इट इज अ वॉल्यूंटरी एक्शन। बिकॉज इट कैन बी कंट्रोल्ड, मतलब बेसिकली आप 2 सेकंड के लिए या कुछ लोग जो सांस रोकने की प्रक्रिया है वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप इसलिए उसको वॉलंटरी टर्म करेंगे। बट आप अगर देखिए रेस्पिरेशन, इट इज involuntary action. Next, breathing take place, it take place at lungs or alveoli level. It take place at cellular level. दैट मीन्स ये सेल के अंदर हो रहा है, लंग्स के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट, इसमें कोई भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें आपको एंजाइम्स लगते हैं। नेक्स्ट, इसमें आप अगर देखें तो एटीपी रिलीज आप अगर देखें
एटीपी रिलीज यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे आप अगर देखें तो एटीपी रिलीज जो है वो होगा. So there will be ATP release in that process, in the process of respiration. तो आप देख रहे हैं कि ये 2 मार्क के लिए अपने पास क्वेश्चन था. तो कोई भी 4 पॉइंट्स इसमें से आप मैच कर लो, जो भी आपके 4 पॉइंट करेक्ट रहेंगे उसके हिसाब से आपने मार्क्स देने हैं. आपका ईच हाफ, मतलब ईच करेक्ट विल गेन यू हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क. ठीक है. तो और ये देखो कि ये और ये दोनों करेक्ट है. आप बोलेंगे हमारा, कुछ लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट करेक्ट है, ये पॉइंट रॉन्ग है, फिर भी हाफ मार्क पकड़ लेते हैं. ऐसा नहीं है. हाफ मार्क फॉर करेक्ट डिफरेंस. आपका ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, इसका मतलब आपका डिफरेंशिएशन पॉइंट ये वाला इनवैलिड हो जाएगा. दोनों पॉइंट्स करेक्ट होने, ये वाले भी और ये वाली बाजू का भी, तो ही आपका मार्क काउंट होगा. तो प्लीज वहां पे खुद के साथ गलत मत करो. सही से चेक करना. ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों करेक्ट रहा तो हाफ मार्क रहता. सिर्फ ये पॉइंट करेक्ट तो हाफ मार्क, ये पॉइंट करेक्ट तो हाफ मार्क, ऐसा नहीं है. ठीक है. आपके हिसाब से ये 1 2 3 4 ऐसा नहीं है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. तो ऐसे 4 पॉइंट्स अपने करेक्ट होने चाहिए. अब अगला जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं. अगला क्वेश्चन है डिफाइन या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 8 है ये. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. सो पहला पॉइंट रहेगा, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड excretory system. Plants do not have any specialized excretory system. Next point ये आएगा, plants excrete CO2 and O2 via stomata. ठीक है. Next, plants remove excess water via transpiration. Next, they store waste in seeds, fruits, etc. They also excrete waste with the help of roots. With the help of roots. तो आप देख रहे हैं कि दे ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट विद हेल्प ऑफ रूट्स. रूट से ये लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं रूट्स की मदद से इनटू द सॉइल. ठीक है. आप अगर देखिए, दे ऑल्सो excrete some useful waste like resin, gum, etc. resin, gum, etc. सो बेसिकली आपके ये सारे पॉइंट्स इस आंसर में आने को होना. ये अगर आपका आंसर इस तरह से होता है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. उसके अलावा एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, दे ऑल्सो स्टोर वेस्ट इन वैक्यूल्स
ऑफ लीफ, तो बेसिकली जब लीफ शट ऑफ होता है तो उस लीफ के साथ वो वेस्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स में से आपके 4 to 5 पॉइंट्स आंसर में आने को ना, सारे आए तो बहुत ही अच्छा। अगर 4 पॉइंट भी आपके या 5 पॉइंट भी आपके करेक्ट होते हैं तो आपको 2 मार्क यहाँ पे आप क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली इसमें से आपके कोई भी 4 to 5 पॉइंट्स करेक्ट आने को ना, ग्रेडेशन ऐसा रहेगा कि दैट शुड बी, ये पॉइंट को आप मार्क्स नहीं देंगे बिकॉज ये एक इसेंशियल लाइन है उसका। इसके आगे के जितने पॉइंट्स है, ईच पॉइंट विल कंसिडर योर हाफ मार्क, ईच पॉइंट विल मेक यू अ हाफ मार्क। तो इस तरह से आपके आंसर में आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन पेरिस्टाल्सिस, क्वेश्चन 9 का ए, क्वेश्चन 9 का ए। पेरिस्टाल्सिस की अगर बात करें तो इट इज rhythmic wave like contraction and relaxation of walls of esophagus due to which food is pushed forward, due to which food is pushed forward. So what is peristalsis? It is rhythmic wave like contraction and relaxation of walls of esophagus due to which the food is pushed forward, due to which the food is pushed forward. तो ये जो फिनोमेना है ये आपका पेरिस्टाल्सिस रहेगा। उसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे, इट इज अ इनवॉल्यूंटरी एक्ट, इट इज अ इनवॉल्यूंटरी एक्ट। तो ऐसा अगर आपका आंसर आता है तो ये आपको फेच करेगा 1 मार्क, दिस विल गिव यू 1 मार्क। सो ये 1 मार्क रहेगा आपका। नाउ बी पॉइंट, बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, डिफाइन काइम या व्हाट डू यू मीन बाय काइम। अब आपको अगर याद होगा तो स्टमक के जो डाइजेशन प्रोसेस है उसके एंड में हमने ये वर्ड यूज किया था। सो व्हाट इज काइम? इट इज अ yellow color semi solid paste formed as a result of digestion in stomach, ये होगा आपका काइम। What is chyme? It is a yellow color semi-solid paste formed या produced due to the result of, formed as a result of digestion in stomach। तो ये आपको अगेन मिल जाएगा क्या, 1 मार्क। दिस विल बी अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1 and 1 ये आपको टोटल 2 मार्क्स हो जाएंगे इस तरह का आप आंसर लिखते हो तो। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए मैम। Explain the structure of nephron in detail with well-labeled diagram. With well-labeled diagram। तो आप अगर देखिए तो आपको नेफ्रॉन का डायग्राम निकालना होगा सबसे पहले तो। ठीक है, अब नेफ्रॉन का डायग्राम कैसा होना चाहिए उसका देख रहे हैं हम लोग।
अब नेफ्रॉन का डायग्राम के लिए आपने सबसे पहले ये कप शेप स्ट्रक्चर निकाला होगा, ये इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है एकदम ध्यान से आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें नेफ्रॉन को आगे कैसे कंप्लीट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। तो ये डायग्राम इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो इसको आपने बाइफरकेट करना है। ये आपका रीनल कॉर्टेक्स, ये आपका रीनल मेड्यूला, ठीक है। ये आपका ग्लोमेरुलस, ये आपका बोमेंस कैप्सूल, ये आपका रहेगा एफरेंट आर्टेरियोल, और ये रहेगा आपका इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। देन उसके बाद ये रहेगा आपका पीसीटी, ये रहेगा आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये रहेगा आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये रहेगा आपका डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन उसके बाद दिस विल बी ओपनिंग इनटू रीनल वेन, ये रहेगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो इतने लेबलिंग्स आपको करने होंगे, ठीक है। अब ये लेबलिंग के बाद आपका आएगा थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। ये डायग्राम जब आपका अगर सही हो जाता है तो आपने खुद को 1.5 मार्क क्रेडिट कर देने हैं। अगर आपका आंसर नहीं भी लिखा है बट आपने अगर डायग्राम निकाला है तो यू विल गेट 1.5 मार्क। बट डायग्राम इतना प्रिसाइज और लेबलिंग उसमें होने चाहिए, ठीक है। जितने भी लेबलिंग्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे लेबलिंग्स आपके होने चाहिए, तभी जाके आपको 1.5 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ, ठीक है। तो आपका आंसर किस तरह होगा ये हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे उसका आंसर आप लिखेंगे
Point number one, nephron is the structural and functional unit of kidney. Nephron क्या है? It is the structural and functional unit of kidney. Nephron consists of number one, glomerulus. Number two, Bowman's capsule. Number three, PCT. Number four, loop of Henle. And number five, DCT. And number six, collecting duct. तो ऐसा आपका पॉइंट होना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट आपका होना चाहिए बोमेन्स कैप्सूल. सबसे पहले इट इज अ cup shaped structure. It is a cup shaped structure which encloses or contain glomerulus. It is a cup shaped structure. आप अगर देखें तो इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर, और ये कप शेप स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? आपका ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है. सो इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर विच विल एनक्लोज ग्लोमेरुलस. नेक्स्ट आपका रहेगा ग्लोमेरुलस. इट इज अ नेटवर्क of fine capillaries. It is a network of fine capillary present in the Bowman's capsule. Present in the Bowman's capsule. So, what is glomerulus? It is a network of fine capillaries present in the Bowman's capsule. अब यहाँ पे it starts with afferent arteriole, and आप अगर देखें तो it ends with efferent arteriole. तो सिंपल सी बात है, वो स्टार्ट होगा एफरेंट आर्टेरियोल पे और एंड होगा एफरेंट आर्टेरियोल पे. नेक्स्ट पॉइंट आप उसमें लिखेंगे तीन मार्क का ब्रीफ लॉन्ग क्वेश्चन है. नेक्स्ट रहेगा आपका थर्ड पॉइंट उसमें कि लूप ऑफ हेनले. इट इज अ हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर या आप यू शेप स्ट्रक्चर भी लिख सकते, विच contains two region. Number one, descending loop of Henle, and number two, ascending loop of Henle. ठीक है. अब ये पॉइंट आने के पहले सॉरी आपका एक पॉइंट इसमें रह गया. आप देख रहे ग्लोमेरुलस के बाद आपका पीसीटी आना चाहिए. ठीक है. तो ये पॉइंट के पहले आपका हम एक और पॉइंट आपको बता रहे पीसीटी से रिलेटेड. ठीक है. इसके पहले आपका लूप ऑफ हेनले के पहले आपका पीसीटी आना चाहिए. ठीक है. पीसीटी में क्या आएगा वो बता दे रहे आपको पहले. पीसीटी में आपका रहेगा कि इट इज अ हाईली कॉइल्ड tubular part of
nephron which connects Bowman's capsule with descending loop of Henle। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? पीसीडी के लिए। व्हाट इज पीसीडी? इट इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, a tubular part of nephron which connects Bowman's capsule with loop of Henle। तो आप देख रहे हैं इसका काम क्या है पीसीडी का? टू कनेक्ट Bowman's capsule with descending loop of Henle। तो ये आपका पीसीडी का पॉइंट आएगा। देन हमने क्या देखा? व्हाट इज लूप ऑफ हेनले? तो लूप ऑफ हेनले में क्या आएगा? इट इज अ हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स टू रीजन। नंबर 1 डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, नंबर 2 असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसके बाद लूप ऑफ हेनले कनेक्ट्स पीसीटी टू डीसीटी। लूप ऑफ हेनले कनेक्ट्स पीसीटी टू डीसीटी। तो लूप ऑफ हेनले का काम क्या है? दोनों को जोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका डीसीटी। इट इज ऑल्सो अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर which connects ascending loop of Henle with DCT with collecting duct. So it is a highly coiled structure which connects ascending loop of Henle with collecting duct. Next point रहेगा आपका collecting duct. It is a long tubular structure where final composition of urine is adjusted. So what is collecting duct? It is a long tubular structure where final composition of urine is adjusted. तो ये इस तरह से आपका आंसर होता है। तो आपको along with the diagram के 1.5 मार्क, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमने देखा उसका आपको टोटल 1.5 मार्क मिलेगा। तो इन टोटालिटी इस वे से आपको 3 मार्क मिलेगा। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल ये क्वेश्चन में आपको इतने ही पॉइंट्स देने हैं बिकॉज यहाँ पे मार्क्स जो है वो सिर्फ देने के लिए है 1.5, बट ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए कंपलसरी। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो 5 मार्क्स से कम नहीं आएगा, बट स्टिल फॉर टाइमिंग आपको ये 1.5 मार्क के लिए इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। Draw neat and well labeled diagram of human heart. ठीक है, explain the structure of human heart in detail with neat and well labeled diagram. तो ये अपना क्वेश्चन है। तो आपको पहली बात तो हार्ट का डायग्राम निकालना होगा। तो आपको अगर याद होगा तो हमने पहले ऐसा निकाला था। ठीक है, देन उसके बाद ये इस तरह से कर्वेचर लिया था हमने। उसके बाद ये स्टेप लिया था हमने। ठीक है, ये 1, ये 2,
ये 3, ठीक है। देन उसके बाद ये होने के बाद यहाँ से आप लेंगे ये ऐसा डायग्राम, देन यहाँ से एक पार्टीशन आप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इस तरह से आपका स्ट्रक्चर हार्ट का बन जाता, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये जो है आपने ये इस तरह से निकाल लेना है, और ये इसको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ड्रॉ हो जाता। फिर ये आपकी वाल्व ड्रॉ हो जाती, ये थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, नीचे ले लेंगे इसको। तो ये आपके वाल्व्स ड्रॉ हो जाते हैं। अब ये इसको आपको सिर्फ कंप्लीट करना होगा। अब ये इस तरह से आपका हार्ट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में आप एक डिसेंडिंग एओर्टा निकाल देंगे। अब इसके लेबलिंग्स आपको हम बता दे रहे हैं। ये रहेगा आपका, आप अगर देखिए तो ये आपका एओर्टा रहेगा, ये इधर का ये जो आपका रहेगा दैट विल बी योर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। दिस विल बी योर पल्मोनरी वेन, ये भी आपका पल्मोनरी वेन है। देन उसके बाद ये आपका सुपेरियर वना कावा, फिर यहाँ से नीचे से आपका रहेगा एक और इन्फेरियर वना कावा। देन उसके बाद ये रहेगा आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ये रहेगा आपका बाइकस्पिड वाल्व, ये रहेगा आपका
लेफ्ट ऑरिकल, ये रहेगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। देन उसके बाद ये रहेगा आपका राइट वेंट्रिकल, ये रहेगा आपका लेफ्ट, ये रहेगा आपका सॉरी राइट ऑरिकल, ठीक है। देन उसके बाद ये रहेगा आपका डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, दिस विल बी योर डिसेंडिंग एओर्टा। तो इतने लेबलिंग्स आपके यहाँ पे आने चाहिए। अब उसके बाद ये लेबलिंग्स आने के बाद ये एक और आप लिख सकते हैं इसको, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये सारे पॉइंट्स आपके बनने चाहिए। ये अगर डायग्राम आपका इस तरह आ जाता है तो आपको मिल जाएंगे 2 मार्क, आपको मिल जाएंगे 2 मार्क। अब इसके डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें, हाउ टू डिस्क्राइब दैट, ठीक है, हाउ टू डिस्क्राइब दैट अगर आप देखिए तो विल स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन पार्ट। डिस्क्रिप्शन पार्ट की अगर बात करें तो ह्यूमन हार्ट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। देन आप अगर देखिए तो रेडिश ब्राउन कलर का होने के साथ साथ आप अगर देखिए तो ह्यूमन हार्ट जो है इट इज मायोजेनिक इन नेचर। नेक्स्ट, इट इज made up of 4 chambers, is made up of 4 chambers, 2 auricle and 2 ventricles, 2 auricles and 2 ventricles, ये 2 चेम्बर्स रहेंगे इसके। अब उसके बाद आप अगर देखें तो ह्यूमन हार्ट का कलर रेडिश ब्राउन है, नेचर मायोजेनिक है, चेम्बर 4 है, 2 ऑरिकल है, 2 वेंट्रिकल है। देन उसके बाद आपने ये बोलना है कि जो ह्यूमन हार्ट है आप अगर देखिए तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। देन उसके बाद आएगा ऑरिकल्स, आपका रहेगा ऑरिकल। आपने ऑरिकल में लिखना है ऑरिकल is divided into 2 parts. Number 1, left auricle, and number 2, राइट ऑरिकल। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 पार्ट बनेंगे, लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल। अब आप देखते हैं कि लिखते समय ये राइट दिखता और ये लेफ्ट रहता है, बट आप अगर अपनी बॉडी को इमेजिन करें तो ये इस तरह से है, तो ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो ऑरिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा, लेफ्ट ऑरिकल receives oxy blood via 4 pulmonary vein, whereas right auricle receives deoxy blood
वाया सुपीरियर वेना cava एंड इंफेरियर वेना cava। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा लेफ्ट ऑरिकल ओपनिंग ऑफ लेफ्ट ऑरिकल इनटू लेफ्ट ventricle is guarded by bicuspid valve, is guarded by bicuspid valve, whereas opening of right auricle into right ventricle is guarded by tricuspid valve। ठीक है, अब ये बाइकस्पिड वाल्व को एक और नाम बोला जाता है एज मिट्रल वाल्व, इसको एक और नाम बोलते हैं एज मिट्रल वाल्व, ये भी आप लिख सकते हो। सो बेसिकली वी हैव टू थिंग्स, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, लेफ्ट ऑरिकल इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड, राइट ऑरिकल इनटू राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड। तो ये ऐसा पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑरिकल फिनिश करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे विद द वेंट्रिकुलर पार्ट। वेंट्रिकल में आप लिखेंगे इट एक्ट्स एज blood pumping chamber, it acts as blood pumping chamber. It is composed of, it is divided into left ventricle and right ventricle with the help of interventricular septum, with the help of interventricular septum। तो आप देखिए इट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट विद हेल्प ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देन उसके बाद आप लिखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल opens into aorta, whereas right ventricle opens into pulmonary artery। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा ओपनिंग ऑफ aorta and pulmonary artery is guarded by सेमीलूनार वाल्व। आप अगर देखिए तो ये जो वाल्व है और ये जो वाल्व है, ये दोनों वाल्व कॉमनली इनको हम क्या बोल रहे हैं एज सेमी लूनार वाल्व। क्या बोल रहे हैं इसको हम? सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, ये ऐसा आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिक as compared to walls of right ventricle। उसका रीजन भी हमने आपको बताया था, क्यों? बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करना है एंड राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है इट विल गो ओनली अप टू लंग्स।
तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं तो आपको मिलेंगे और 3 मार्क। तो इस तरह आपका ये पूरा आंसर हो जाएगा 5 मार्क का। ठीक है, सो प्रॉपरली आप जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बताए वो सारे देखो समझ के, एंड उसके बाद आपके मार्क्स आप इवेलुएट करो, एंड उसके बाद आपका जो भी स्कोर आएगा आप हमें सेंड कर देंगे पर्सनल में। ठीक है, जय हिंद।